हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं और आपके एग्जाम अच्छे चल रहे होंगे। मैं CA PS बेनीवाल आप सबका इसे एक प्यारी सी अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ तीन मेन बात डिस्कस करूंगा। पहली बात, आपने CFR का सिलेबस कैसे रिवाइज करना, आई मीन टू से रिवीजन किस ऑर्डर में करना है, कौन सा चैप्टर आप पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक। सेकंड, आप चैप्टर को कैसे रिवाइज करेंगे। चैप्टर रिवाइज करते हो आपने किन किन बातों को फॉलो करना है, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। थर्ड, आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिवीजन का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा। दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना एक आपसे प्रॉमिस मांग रहा हूं। आप ना कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉमिस करेंगे कि सर हम ना पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल आराम से सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। बस आपने क्या करना, जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों को फॉलो करना है। एक स्टूडेंट की क्वेरी हो रहा सकती है कि सर ये जो आपने सीट बनाई है, क्या सीट हमें मिल सकती है। दोस्त, आपको ये सीट बिल्कुल मिल सकती है। आपने क्या करना है, आप ना रमनदीप सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना और रमनदीप सर आपके साथ ये सीट शेयर कर देंगे। ठीक। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर हमें किस ऑर्डर में रिवाइज करने हैं। देखिए दोस्त, इस टाइम ना रिवीजन के साथ साथ ना माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम होने वाला है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, अगर एग्जाम में जो आपका एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है, अगर उसकी कवरेज स्टार्टिंग में ज्यादा हो जाएगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना, आपने ना इंडेस 103 और अपने CFS का चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को ना सबसे पहले रिवाइज करना है। यहां पे मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड टाइम इन आवर शेयर कर रहा हूं। आप इसमें ना 5 to 10% का मार्जिन ले सकते हैं, वेरिएशन ले सकते हैं। ठीक। आप जैसे इन दो चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका ना एटलीस्ट 40 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया एंड NBFC का चैप्टर रिवाइज करना है। यहां से 10 to 15 मार्क्स का आपका पेपर आएगा ही आएगा। और इन दोनों में से हायर एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट आपका ये मान के चलिए कि 55 to 60 मार्क्स के आसपास का पेपर आपका 5.5 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर रिवाइज करना, उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट का चैप्टर रिवाइज करना, उसके बाद आपने क्या करना, ये इंडेस रिवाइज करने, उसके बाद फिर ये इंडेस रिवाइज करने, इसी ऑर्डर से। ठीक। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर रिवाइज करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिमेनिंग जो आपके थ्योरी के चैप्टर उनको रिवाइज करेंगे। MCQ के बारे में मैं आपके साथ लास्ट में चर्चा करूंगा। ठीक। आइए अब सेकंड बात को डिस्कस करते हैं कि आपको चैप्टर जो है वो कैसे रिवाइज करना है। देखिए दोस्त, आपका ना प्रैक्टिकल पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर है। और न्यूमेरिकल पेपर के अंदर ना प्रोसेस होती है जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और अगर आप ना इस टाइम पे ऑडिट करके जाएंगे, जैसे कई स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, एक साइड क्वेश्चन रख लेंगे, एक साइड आंसर रख लेंगे, यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया। मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ कुछ हो गया, रियल में कुछ नहीं होता। दोस्त, एग्जाम के अंदर ना जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे ना, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो सर एक बात बताओ, अगर हम इस टाइम पे पूरे क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे तो ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। दोस्त, मैंने ये तो बोला नहीं कि आपने पूरे क्वेश्चन सोल्व करके देखना। आपने क्या करना है, जब आप रिवीजन करें ना, आपने सिर्फ अमाउंट लिखना है। आपने क्या करना, सिर्फ अमाउंट लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में आपने पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक। तो पीसी को आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे ऐसे सोल्व करके देखेंगे और कुछ अमाउंट लिख लेंगे। जैसे आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए हैं 4 लाख के, आपने क्या किया है, डेफर्ड पेमेंट हुई है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ये ऐसे अमाउंट लिखेंगे। ठीक। फिर एनसीए का बैलेंस, फेयर वैल्यू दे रखा है, फेयर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, उस हिसाब से सर आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे। हाँ, अब जैसे कुछ बड़े क्वेश्चन है, मान लो आपका CFS का क्वेश्चन है, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, उसके इसमें आपने क्या करना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बनाना। आपने सिर्फ ये 2 लाइनें खींचनी है, ऐसे ये 2 लाइनें खींचनी है जिसमें आप सारा अमाउंट लिखेंगे। और यहां पे आप साथ में क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, आपका NCI, आपका रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, ऐसे करके लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप ना लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपने पहले 2 से 3 क्वेश्चन क्या करने, ऐसे लिख के प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है आप उनकी ऑडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस पता लग गया है। आप एक काम और करेंगे, मैंने ना अभी रिसेंटली क्या किया है, बड़े आराम से ये बात सुनेंगे और इस वीडियो को सब दोस्तों का शेयर भी करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली ना 65 क्वेश्चन की वीडियो शेयर की है, जिसमें मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। ये जो 65 क्वेश्चन है ये आपके पूरे सिलेबस से है, एक्सेप्ट आपके जो थ्योरी के चैप्टर है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने CFS का चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया, ठीक, आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया, आप इस वीडियो पे जाएंगे और आप सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प चेक करेंगे, तो उसी पर्टिकुलर चैप्टर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन जो मैंने इसमें सोल्व करा रखा है मेरे साथ साथ सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को अच्छे से आता है, उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं सर इस पार्ट में मेरे को 1-2 कंटेंट या 1-2 कॉन्सेप्ट सुनना है, तो आप थोड़ा सा स्लो करके भी वीडियो को सुन सकते हैं, मीन्स नॉर्मल स्पीड में सुन सकते हैं। ठीक, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा,
जैसे मान लो अराउंड मैंने 3.5 घंटे के अंदर ये वाला चैप्टर कवर करा रखा है, ठीक। आप उसे अराउंड ना 2.5 आवर के आसपास कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके पास 1.5 आवर बच जाएगा, उसमें आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ऐसे पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। इससे पता क्या होगा, इससे ना एक तो आपका जो टारगेट है वो आपका प्रॉपर टाइमली अचीव हो जाएगा और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने क्या करना है, फॉलो करनी है ड्यूरिंग रिवीजन। लास्ट का 1 आवर ना एमसीक्यू के लिए रखें और मैंने ना जो टॉप मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो शेयर करके 177। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये जो 65 क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चनों में ना एक अच्छी बात पता क्या है, आपके ना रिस्पेक्टिव इंडेस और चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चन तो करने ही करने, साथ में आपने क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं। चलिए जी, हाँ जी। एक बात और, कुछ जैसे छोटे चैप्टर हैं, जैसे मान लो आपका इंडेस 16 में, आपका इंडेस 23 में आपने बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना, तो आप कैलकुलेटर भी सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक। आइए अब बात करते हैं ड्यूरिंग 3 आवर ऑफ एग्जाम आपको किन बातों का ध्यान रखना। देखिए दोस्त, सबसे पहले आप पता क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑर्डर रखेंगे ना पेपर को सोल्व करने का, उस पर काफी फोकस करना आपने। आप सबसे पहले स्मॉल क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे एक स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर एक बात तो हम पहले एमसीक्यू करें या क्वेश्चन पहले करें। दोस्त देखिए, एमसीक्यू जो है ना, उससे ना हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और एमसीक्यू में टाइम भी कम लगता है कंपैरेटिवली, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। लेकिन एमसीक्यू के अंदर दिक्कत क्या है, अगर कोई एमसीक्यू आपका फंस गया जिसमें लग रहा है आपको कि यार इसमें तो दिक्कत है, या एमसीक्यू सोल्व करने में टाइम लग गया, तो आपका ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, उसे सेकंड नंबर पर रखेंगे। पहले नंबर पर क्या करेंगे, आप स्मॉल क्वेश्चन रखेंगे। और ध्यान रखना 14 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी आपने फर्स्ट पार्ट में सोल्व नहीं करना, सबसे पहले सोल्व नहीं करना, क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन कितना ही छोटा लगे आपको, जब भी वो टाइम ले जाएगा। आपने क्या करना, पहले स्मॉल क्वेश्चन करने, जैसे आपका 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, मान लो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है इसमें 10 मिनट लगेगी, और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लग रहा है इसमें 8 मिनट लगेगी, तो आपने पहले इसको सोल्व करना है, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, जब आपके स्मॉल क्वेश्चन हो जाएंगे, आप उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बिग क्वेश्चन करेंगे। अब जब आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर आप हैंडल करेंगे, तो कैसे आपने हैंडल करना, सबसे पहले दोस्तों अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना। इससे पता क्या फायदा होगा, देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना कोई सेंटेंस होता है, कोई आपका इवेंट होता है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसके ना मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, जो एग्जाम में पूछा गया। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े। एक बात और, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी। जैसे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें से कोई एक एडजस्टमेंट नहीं आती, पता आप क्या करेंगे, उस एडजस्टमेंट को इनिशियली साइड में कर देंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने बैठेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, विश्वास मानना दोस्त, जो एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है ना, वो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये एडजस्टमेंट कहां पे जाएगी। इस टाइम पे सब स्टूडेंट की कॉमन क्वेरी आती है कि सर अगर पेपर टफ आ जाए तो हम क्या करें। दोस्त पहले ना अपना इजी एग्जाम और टफ एग्जाम में डिफरेंस समझे। आप टफ एग्जाम की डेफिनेशन समझे। देखिए, चाहे आपका इजी एग्जाम है या टफ एग्जाम है, 20% एग्जाम आपका जो होगा ना, 20% जो एग्जाम होगा आपका, वो बिल्कुल आसान आएगा दोनों में ना, और 60% के आसपास जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एवरेज होगा। इजी होगा, इजी होगा, एवरेज होगा, एवरेज होगा, ठीक। अब जिस एग्जाम को आप इजी बोलते हैं, उसमें जो रिमेनिंग पेपर है वो भी आपका एवरेज है, अब थोड़ा सा एवरेज आता है, ठीक। यहां पे मान के चलते हैं कि आपका जो पेपर आएगा वो आपका 1 या 2 क्वेश्चन टफ आएगा। पूरा पेपर कभी टफ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलिए, मैक्सिमम होगा 24 से लेकर 28 मार्क्स तक का ही क्या होगा, पेपर आपका टफ होगा। हो सकता है आपका ये जो पेपर है ऑप्शन में निकल जाए, और अगर मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन आपने अटेंड करना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, जो टफ क्वेश्चन है वो उसे लास्ट में अटेंड कर लेंगे। और टफ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता। टफ क्वेश्चन में क्या होता है, उसकी 2 या 3 एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, तो आप क्या करेंगे, उन एडजस्टमेंट को बाद में ट्रीट करेंगे। बाकी आप अपना नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। सर मान लो क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं आता और हमें 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, और अब अपने पास कोई चॉइस ही नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं आपको बताऊं आपने क्या करना है। बिल्कुल जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं ना आपको, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने उन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ना डायरेक्शन मिल जाएगी, और ये हाई चांस है कि आपका जो वो क्वेश्चन है वो भी ठीक हो जाएगा। आपने बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्या करना, पेपर को सोल्व करना है, और अच्छे से आपका एग्जाम होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ रहेंगी। दोस्त एक बात याद रखना, मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। आपने आज ठान के जाना है कि जीत पक्की करनी है। कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉमिस करेंगे कि सर हम ना 100% पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, बात खत्म। चलिए जी, मिलते हैं फिर आपके साथ एग्जाम के बाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आना है।